नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान सूरज का सातवां घोड़ा एक कालातीत रचना भाग 3 में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के वक्तव्य में हम सूरज का सातवां घोड़ा कृति में उपस्थित युग बोधों के बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इस उपन्यास में किस प्रकार के पात्रों का चयन भारती जी ने किया है उनके बारे में जानेंगे और प्रमुख रूप से जो दो इसमें पात्र हैं, माणिक मुल्ला और जमुना, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भारती जी जिस समय लिख रहे थे वो समय राजनीतिक उथल पुथल का समय था, विभिन्न प्रकार के संघर्षों का समय था। धार्मिक रूप से अगर हम देखें तो विभिन्न धर्म आपस में टकरा रहे थे। ऐसे में भारती जी ने नई चेतना के साक्षी के रूप में सामयिक समस्याओं को अपनी रचनाओं का केंद्र बिंदु बनाया। अपने समय के साथ सरोकार स्थापित करते हुए भारती जी ने मनुष्य जीवन की संश्लिष्ट और वास्तविक समस्याओं को अपनी रचनाओं में वर्णित करने का प्रयास किया। अपनी रचनाओं को लिखने के लिए उन्होंने उस समय के विभिन्न उपन्यासकारों को, साहित्यकारों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया, मनन किया। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो शरद, टैगोर, प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और भगवती चरण वर्मा से भारती जी प्रभावित रहे। उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन के अनुरूप धर्म, ईश्वर और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की प्रभुता, उनकी सत्ता को अस्वीकार किया और व्यक्ति के स्थान पर उन्होंने समाज को प्रमुख माना। इसी तरह से भारती जी ने उस समय की प्रचलित जर्जर रूढ़ियों को उन्होंने नकारा और उन्होंने इस बात को माना कि विभिन्न परंपराओं को हमें तब तक अपने जीवन का स्थान बनाना चाहिए जब तक वो हमारे विकास के लिए उपयोगी हों, किंतु निरर्थक परंपराओं का परिष्कार करना भी उतना ही आवश्यक है। इसके साथ ही भारती जी ने नारी शोषण के बारे में बात की और उन्होंने सामंतवाद का विरोध भी अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। धर्मवीर भारती ने अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषित वर्ग का पक्ष लिया है। भारती जी स्वयं मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते थे, अतः निम्न मध्यवर्गीय परिवार में रहने वाले लोगों के जीवन संघर्षों को उन्होंने बहुत बारीकी से न केवल जाना था, समझा था, अपितु भोगा भी था। और इसलिए उनकी रचनाओं में हमें उन समस्याओं का न केवल उद्घाटन मिलता है, इसके साथ ही साथ उससे उबरने की कसमसाहट भी हमें दिखाई देती है। भारती जी ने अपनी रचनाओं में मार्क्सवाद के जनजीवन से जुड़े हुए व्यवहारिक रूप को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। उनके उपन्यासों में हमें जाति भेद, स्तर भेद, अर्थ वैषम्य, विधवा जीवन इत्यादि पर बातचीत मिलती है। विवेच्य उपन्यास में भी उन्होंने माणिक मुल्ला के माध्यम से इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर व्यंग किया है और उन्होंने जीवन को संघर्ष के साथ जीने की प्रेरणा दी है। डॉक्टर भारत भूषण अग्रवाल के मतानुसार सूरज का सातवां घोड़ा में भारती ने प्रगतिवादी संकीर्णता पर अत्यंत प्रबल व्यंग किए हैं और सामाजिक जीवन के गलित यथार्थ को उभार कर
साधारण जन की दशा और रूढ़िबद्धता का करुणापूर्ण अंकन किया है। भारती जी मानते थे कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, इसकी तुलना में व्यक्ति को संघर्ष करते हुए अपने जीवन के लिए अपने आदर्श अपने आप उसका निर्माण करना होगा। फ्रॉइड के अवचेतनवाद को, स्वप्न विश्लेषण को, काम सिद्धांत को तथा अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का उन्होंने अपनी इस उपन्यास में अंकन किया है। इसके साथ ही धर्मवीर भारती जी ने प्रेम के विभिन्न रूपों को अपने इस उपन्यास में लिपिबद्ध किया। जैसे माणिक मुल्ला के माध्यम से उन्होंने व्यक्तिवादी प्रेम को उद्घाटित किया है। लिली और जमुना के माध्यम से उन्होंने आदर्शवादी और स्वप्निल प्रेम की व्याख्या अंकित करने का प्रयास किया है और सती के माध्यम से उन्होंने शरीर निरपेक्ष प्रेम को रेखांकित किया है। विवेच्य उपन्यास में भारती जी की रुचि देश काल के अंकन में अधिक नहीं लगी। उन्होंने देश काल का वर्णन सीमित अनुपात में किया है और क्योंकि उनका अपना जीवन प्रयाग में अधिक बीता था, इसलिए उन्होंने वहां का विस्तृत वर्णन किया है। इसके साथ ही संपूर्ण उपन्यास में क्योंकि छोटी छोटी 7 कहानियां हैं और उन कहानियों का केंद्र माणिक मुल्ला का कमरा है, जहां शाम होते ही दोस्त आपस में आकर बैठ जाते थे और माणिक मुल्ला अपने जीवन की आप बीती को कहानियों में पिरोकर उन्हें सुनाते थे। इसलिए स्थान के रूप में अगर हम देखें तो माणिक मुल्ला का कमरा वो स्थान है जहां पर अधिकांश घटनाएं घटित हुई। समय को अगर हम देखें तो गर्मी की दोपहर वो समय है जब सभी मित्र आकर सुस्ताने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए, कुछ समय घड़ी भर बैठने के लिए उस कमरे में एकत्रित होते थे। मुल्ला जी कथा कथक के रूप में संपूर्ण उपन्यास में हमें दिखाई देते हैं। यही वो पात्र हैं जो रचनाकार के विचारधारा को, उनके विचारों को, उनकी मान्यताओं को हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। सभी पात्रों के घर वहीं आसपास माणिक मोहल्ला के घर के आसपास ही दिखाई देते हैं। इसके साथ ही अगर हम वातावरण की बात करें तो जमुना की कथा में निश्चित रूप से हमें चंडी मंदिर और गंगा पार का प्रदेश दिखाई देता है। तन्ना की कहानी में हमें नीमसार, टुंडला अस्पताल दिखाई दिया और लिली की कथा में एलनगंज का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश कहानियों का घटनाक्रम भी वही रहता है और उसमें कोई बहुत अधिक देशकाल वातावरण का विस्तार हमें दिखाई नहीं देता। तीसरी दोपहर की कहानी का आरंभ उमस भरी गर्मी के वर्णन से लेखक ने किया है। उन्होंने लिखा है, जिस दिन ऐसी उमस होती है उस दिन सभी काम रुक जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में क्लर्क काम नहीं कर पाते। सुपरिटेंडेंट बड़े बाबुओं को डांटते हैं, बड़े बाबू छोटे बाबुओं पर खींच उतारते हैं और चपरासी गालियां देते हुए पानी पिलाने वालों से, भिश्तियों से और मालियों से उलझ जाते हैं। दुकानदार माल ना बेचकर ग्राहकों को खिसका देते हैं और रिक्शे वाले इतना किराया मांगते हैं कि सवारियां परेशान होकर रिक्शा ना लें। अर्थात उमस भरी दोपहरी में कोई भी जना काम करना नहीं चाहता। केवल विवशता ही है जो उन्हें कुछ देर के लिए
काम करने के लिए बाध्य करती है। ऐसे में उन सबको एक जगह एकत्रित होकर मुल्ला जी से कहानियों पर चर्चा करना अधिक स्वाभाविक, अधिक मनोरंजक और अधिक शांति प्रदान करने वाला लगता है। तन्ना की कहानी का काल विस्तार बहुत अधिक है और इसकी तुलना में यदि हम देखें तो लिली की कहानी का काल विस्तार हमें छोटा नजर आता है। लेखक ने लिखा है, आज की कहानी का घटना काल केवल 24 घंटे में ही सीमित रहेगा। 29 जुलाई सन 19 को सायंकाल 6 बजे से 30 जुलाई सायंकाल 6 बजे तक और उसके बाद उन्होंने कहानी प्रारंभ की। इस प्रकार से ये कहानी केवल मात्र 24 घंटे में ही अपने आप को समेटे हुए दिखाई देती है। लिली के रोमांटिक प्रसंग में उपन्यासकार ने भावानुसार वातावरण का अंकन किया है। यहाँ पे लिली की रोमांटिक मनोदशा के साथ साथ वातावरण भी कहीं ना कहीं रोमांच से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बिजली चमकते ही अंधेरा चीरकर वे खिड़की से दिख पड़ते और फिर सहसा अंधकार में विलीन हो जाते और उस बीच के एक क्षण में उनकी दीवारों पर तड़पती हुई बिजली की बैंगनी रोशनी लपलपाती रहती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपन्यास में भगवती चरण वर्मा ने पात्रों की मनस्थिति का केवल भावानुसार वर्णन ही नहीं किया, उन्होंने उस वातावरण की भी सृष्टि की है जिसमें वो पात्र सांस ले रहे थे। सती की कथा में कोरिया के युद्ध का उल्लेख हमें मिलता है। स्त्री पात्रों के सौंदर्य चित्रण करने के लिए धर्मवीर भारती ने प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग किया है। भारती जी के कवि मानस के अनुरूप ये चित्रण पाठक को मोहित कर लेते हैं। लिली की लंबी पतली कलात्मक उंगलियां चंपे की कलियों जैसी सिहराती कांपता तन सोन जूही सा गुलाब की सूखी पंखड़ियों से होठ हंस जैसी चाल थी जिस पर माणिक मुल्ला आकृष्ट थे। इस प्रकार से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से लिली कोमलांगिनी है और किस प्रकार से जब वो अपने होठों को बुदबुदाती हैं तो गुलाब की पंखड़ियों जैसी सुंदरता दिखाई देती है और उनके इस बाहरी सौंदर्य पर माणिक मुल्ला मोहित हो उठते हैं। धर्मवीर भारती ने अपने उपन्यासों में पात्रों का चयन भी बहुत सोच समझकर किया है। इस उपन्यास में 2 प्रमुख पात्र हैं, माणिक मुल्ला और जमुना। इन दोनों ही पात्रों के चारों तरफ कहानी गति से घूमती रहती है। ज्यादातर घटनाओं के ये दोनों ही पात्र प्रत्यक्षदर्शी हैं और पूरे उपन्यास में आद्यंत इनकी स्थिति बनी रहती है। चरित्र या पात्र किसी भी कथाकृति के अन्यतम मूलाधार होते हैं। उनकी प्रकृति से नवीन घटनाएं न केवल फलित होती हैं अपितु उनकी क्रिया और प्रतिक्रियाएं, गतिशीलताएं उपन्यास के कथानक को जीवंतता प्रदान करती हैं। रचनाकार अपनी रुचि और भाव के अनुसार कथा की नियोजना करता है और उस कथा के अनुसार ही उपन्यासकार
पात्रों की सृष्टि करता है। भारती जी की पात्र संरचना संबंधी मान्यता उपन्यास के कथा कथक माणिक मुल्ला के माध्यम से व्यक्त की गई है। माणिक मुल्ला कहते हैं, कुछ पात्र लो और एक निष्कर्ष पहले से सोच लो, फिर अपने पात्रों पर इतना अधिकार रखो, इतना शासन रखो कि वे अपने प्रेम के चक्र में उलझ जाएं और अंत में वे उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जो तुमने पहले से तय कर रखा है। अर्थात उपन्यास के पात्रों की बागडोर, उसका पूरा ताना बाना उपन्यासकार के हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पात्र जहां चाहें कथा को मोड़ दें और उपन्यासकार जिस उद्देश्य को लेकर, जिस मंतव्य या लक्ष्य को लेकर रचना की सृष्टि कर रहा है, उसमें व्यवधान उपस्थित हो जाए। इस उपन्यास में प्रमुख पात्रों की दृष्टि से अगर हम देखें तो माणिक मुल्ला, जमुना, तन्ना, लिल्ली और सती हैं। इनमें जमुना और सती निम्न मध्य वर्ग से संबंधित हैं। लिल्ली और महेश्वर दयाल संपन्न वर्ग से आए हुए पात्र हैं। पात्र अपने वर्ग, अपने स्तर के अनुसार पूरे उपन्यास में व्यवहार करते दिखाई देते हैं। निम्न वर्ग के पात्रों में रामधन को लिया जा सकता है। गौण पात्र किसी भी उपन्यास में महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि यही पात्र मुख्य पात्र की कथा को विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। इन पात्रों में तन्ना की बहनें और बुआ को लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विवेच्य उपन्यास में लिल्ली की मां सांकेतिक गौण पात्र के रूप में उभर कर आई हैं। वस्तु संसार के अनुरूप भारती जी ने वैविध्यमयी पात्र सृष्टि की योजना की है। इनमें प्रमुख, गौण, सांकेतिक, सभी स्तर, सभी जाति, सभी वर्ग के पात्र हमें दिखाई देते हैं। ये सभी पात्र किसी न किसी विकृति से युक्त हैं। अपनी अपनी दृष्टि से दैनीय जीवन को भोगने के लिए, उसकी व्यथा को झेलने के लिए विवश हैं और प्रतीकात्मक व्यक्तित्व को रखते हैं। ये सब मिलकर उपन्यास की कथा की पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं, अतः कथा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देशकाल को स्वाभाविक, वास्तविक रूप देने के लिए पात्रों का होना आवश्यक है। इसके साथ ही उपन्यासकार के उद्देश्य को उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी सफल पात्रों का होना अति आवश्यक है। स्त्री पात्रों की अपेक्षा उपन्यास में पुरुष पात्र अधिक स्वतंत्र, मूल्यहीन, विकृत और अमानवीय रूप में हमें उपन्यास में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त उपन्यास में जिस समय माणिक मुल्ला कहानियां सुना रहे हैं, वहां पर श्रोता रूप में विद्यमान प्रकाश में भारती जी के चिंतक रूप को हम देख सकते हैं और माणिक मुल्ला में हम भारती जी के सर्जक रूप की झलक देख सकते हैं। माणिक मुल्ला इस उपन्यास के चरित्र नायक हैं। इसके साथ ही वे उपन्यासकार का
रूप धारण करके एक कथा कथक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उपन्यासकार की मान्यताओं को, विचारों को उन्हीं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। माणिक मुल्ला अपनी आप बीती इन कहानियों के माध्यम से अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, इसलिए वे सभी कथाओं में न्यूनाधिक रूप में विद्यमान हैं। उन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं और लेखक के मंतव्य और लेखकीय दृष्टि को भी व्यक्त करने में माणिक मुल्ला महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जमुना की प्रेम कहानी में वे श्रोता के रूप में हैं। मालवा की युवरानी देवसेना की कहानी में हम उन्हें प्रेमी के रूप में देखते हैं। काले बेत के चाकू की कहानी में वे सत्ती के हितैषी के रूप में उभर कर आए हैं, उसके मित्र बने हैं और अपने सभी रूपों में अगर हम देखें तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि माणिक मुल्ला निकृष्ट और पाखंडी पात्र के रूप में अपने आप को इस उपन्यास के माध्यम से सिद्ध करते हैं। जमुना की कहानी सुनते उसके लिए सस्ती कहानियों और फिल्मों के गानों की पुस्तकों को वे लाते हैं और उसके द्वारा बनाए गए बेसन के नमकीन पुओं को बड़े चाव से खाते हुए गाय की रोटी देकर उसके नमक की अदायगी करने वाले माणिक मुल्ला इस कहानी के अंत तक आते आते उसके आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, किंतु अपने प्रेम को, अपने आकर्षण को जमुना से व्यक्त नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, जब जमुना का विवाह अन्यत्र हो जाता है तब भी वो तटस्थ रहते हैं। उस प्रेम को लगभग वो भूल जाते हैं और अपने श्रोताओं को दूसरी कहानियां सुनाने में व्यस्त हो जाते हैं। माणिक और जमुना की वार्ता में हमें भय, आशंका और चिंता दिखाई देती है। ये सभी चीजें हमें आज वर्तमान में भी निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की निराशा में, घुटन में, उसकी कटुता में दिखाई देती है। माणिक की कायरता, भावुकता मध्य वर्गीय उस प्रेमी युवक की है जिसमें साहस की, दृढ़ता की, कर्मण्यता का अभाव हमें दिखाई देता है, जो किसी से प्रेम तो बड़े सीना तान के करने की बात करता है, किंतु उस प्रेम को स्वीकार करने में डरता है। समाज उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो अपने मन की इच्छाओं को अपने मन में ही दबा लेता है। इसी तरह से वो लिली को अपनाने का भी साहस नहीं कर पाते और उसे भी देवसेना की भांति सौंदर्य और पवित्रता बनाए रखते हुए संघर्ष करने का उपदेश देने लगते हैं। माणिक मुल्ला उस प्रेमी युवक का प्रतीक हैं जो अपनी गलतियों को छुपाता है, दूसरों पर हावी होने की चेष्टा करता है और अपनी त्रुटियों को बचाने के लिए, छुपाने के लिए वो दूसरों से पवित्रता रखने का ढोंग करता है। माणिक मुल्ला सत्ती के रूप यौवन पर भी मुग्ध हैं।
इतना ही नहीं, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वे सत्ती से आर्थिक सहायता लेने में भी संकोच नहीं करते। और जब सत्ती उनके पास जाती है कि महेश्वर दलाल और चमन ठाकुर मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, आप मेरी सहायता करिए, तो वो उसकी सहायता ना करके पीछे हट जाते हैं और अपने भाई भाभी के कहने पर पुनः सत्ती को उन्हीं दरिंद्रों के हाथ सौंप देते हैं। उसकी मृत्यु की सूचना मिलने पर रोने का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, और यही ढोंग और पाखंड उनकी दुर्बलता को हमारे सामने उद्घाटित करता है। आत्मकेंद्रित पात्र हैं, घटित घटनाओं के दृष्टा मात्र रहना चाहते हैं और एक कुशल अभिनेता की तरह अपनी वास्तविकता को निरंतर छिपाते रहते हैं। अंत में विगत को विस्मृत करके वर्तमान को झेलने और भविष्य के सुखद स्वप्नों को प्राप्त करने की आश्वस्ति भी उनका कहीं ना कहीं कोरा दंभ और नाटक ही बनती है। अपने अगले वक्तव्य में हम उपन्यास के अन्य पात्रों के विषय में भी गहराई से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।